एक मित्र प्रश्न पूछते हैं कि कोई बच्चा पढ़ने में कुशाग्र होता है और तेज होता है, वो पढ़ाई लिखाई में अधिक रुचि लेता है, और कोई बच्चा जो है सो मंदबुद्धि होती है। ऐसा क्यों? जबकि माँ बाप के तरफ से पढ़ने के लिए योग्य शिक्षक, अच्छे स्कूल और सारी व्यवस्था किया जाता है, फिर भी वो बच्चे जो है सो पढ़ने में उत्सुकता नहीं लेते हैं, मंदबुद्धि दिखाई देता है। इसके पीछे गहरा कारण क्या होगा? निश्चित ही इसके पीछे गहरा कारण है। पढ़ाई के लिए जो जरूरी है बच्चे में, सबसे पहले तो उसका ऊर्जा जो है सो मस्तिष्क केंद्र में पहुंचता हो। अगर मस्तिष्क में उसका ऊर्जा पहुंच ही नहीं रहा है तो बच्चा पढ़ाई में उत्सुकता नहीं लेगा। पढ़ाई के लिए जो बच्चे में सबसे बुनियादी फंडामेंटल जरूरी है, उसमें बच्चा में पहला जो गुण होना चाहिए वो ग्राहकता होना चाहिए, ग्रहणशील होना चाहिए। विद्यार्थी को एक गर्भगृह होना चाहिए। शिक्षक की तरफ से जो सूचना दिया जा रहा है या शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे अपने गर्भ में समा सके, ऐसे नहीं उसके आर पार निकल जाए। इसीलिए उसे एक गर्भगृह होना चाहिए। गर्भगृह होने के लिए भीतर एक रिसेप्शन के भाव, एक ग्राहकता का भाव होना चाहिए। अगर हमारे भीतर ग्राहकता नहीं है, इडियटी है, मूर्खता है, शैडो है व्यक्तित्व, तो हम ग्रहणशील नहीं हो जाएंगे। तो हमारा ऊर्जा कैसे ग्रहणशील हो, कैसे चुंबकीय हो, हमारे भीतर कैसे ग्राहकता विकसित हो, इस पर पहला ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, जब भी हमें ग्राहकता आएगा तब भी हमें वह केंद्र को विकास होगा। इस बात को और गहराई से समझने के लिए हम थोड़े और गहरे में उतरे। योग मनुष्य को 7 शरीर और 7 चक्रों में बांट रहा है। पहला शरीर को वो भौतिक शरीर कहा रहा है, फिजिकल बॉडी। ये शरीर मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है। दूसरा शरीर को योग ईथरिक बॉडी, आकाश शरीर कहा रहा है। यह शरीर स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ है। तीसरे शरीर को योग एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर कहा रहा है। यह शरीर मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। चौथे शरीर को योग मेंटल बॉडी, मनोमय शरीर कहा रहा है। ये शरीर जो है अनाहत चक्र से जुड़ा हुआ है। और पांचवें को योग जो है स्पिरिचुअल शरीर, आत्मिक शरीर कहा रहा है। ये शरीर जो है विशुद्ध चक्र से जुड़ा हुआ है। और छठे को योग कॉस्मिक शरीर, ब्रह्म शरीर कहा रहा है। यह आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ है। सातवें को योग बॉडीलेस बॉडी, निर्वाण शरीर, यह सहस्त्रार से जुड़ा हुआ है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो 1 से 7 वर्ष तक उसका पहला शरीर भौतिक शरीर ही विकसित होता है। इसीलिए ये शरीर को अन्नमय कोश कहा गया है। अन्नमय कोश इसलिए कहा गया है, ये शरीर विकसित ही होता है अन्न से, भोजन से। हम कैसे खान पान कर रहे हैं, किस प्रकार के भोजन कर रहे हैं, किस प्रकार का आबोहवा है, इनके बीच ये शरीर विकसित होता है। जैसा हम अन्न खाएंगे, जैसे हम भोजन करेंगे, वैसा ही हमारा मन बनेगा। तभी यंत्र संरचना तैयार हो रहा है। तो प्रकृति 1 से 7 तक भौतिक शरीर को निर्माण के लिए पूरी व्यवस्था देता है। प्रकृति इसमें उत्सुकता लेता है। प्रकृति इस शरीर के विकास में अपना संपूर्ण योगदान देता है और ये शरीर विकसित होता है। 1 से 7 साल तक बच्चे में अनुकरण, इमिटेशन ये पैदा होता है, लेकिन 1 से 7 तक कोई कामना, कोई बुद्धि, कोई भावना, इसका विकास नहीं होता है। अगर 1 से 7 साल तक के बच्चे किसी को हत्या कर दे, कोई नुकसान कर दे, तो अदालत इससे हत्यारा नहीं मानता है, क्योंकि 1 से 7 तक जो बच्चा है वह सिर्फ भौतिक शरीर ही उसमें विकसित हुआ है। उसमें दूसरा शरीर गौण है, बीज रूप में है, संभावना है, विकसित नहीं हुआ है। तो 1 से 7 तक जो बच्चा है वह पशुवत है। और जो बच्चे में 1 से 7 तक के अवस्था में भौतिक ही शरीर विकसित हो और अन्य शरीर विकसित नहीं हो, इस बच्चे में क्या गुण होगा? इस बच्चे में जो गुण होगा, ये बच्चे जीव केंद्रित होगा। इसका पर्सनैलिटी, इसका पूरा व्यक्तित्व भोजन के इर्द गिर्द घूमता होगा। इससे ज़्यादा इसके जीवन में कोई रुचि नहीं होगा, क्योंकि और जो अन्य आयाम जीवन का है
वह इसमें खिलने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वह विकास ही नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये शरीर कैसे विकसित होगा, तो ये जो होगा हमसे, इस समय हमें किस तरह ये शरीर अधिक से अधिक विकसित हो, उसके लिए क्या क्या भोजन की सामग्री चाहिए, किस प्रकार का डाइट होना चाहिए, इसका हमें ख्याल लेना चाहिए। क्योंकि यंत्र अगर ठीक से विकसित हो तब और संभावना हो, अगर यंत्र ही ठीक से विकसित नहीं होगा तो फिर अन्य संभावना गौण हो जाता है। तो ये शरीर विकसित ही होगा अन्न से, इसीलिए हमें इसके लिए भोजन का ख्याल ले लेना चाहिए कि बच्चे को किस प्रकार के भोजन दिया जाए ताकि इसका फिजिकल बॉडी जो है स्ट्रांग हो और मजबूत हो। ये आधार बनता है, ये बेस होता है। और दूसरा शरीर जो है इसके ठीक पड़ोसी है। अगर ये विकसित हो जाता है 1 से 7 तक, तो प्रकृति दूसरे शरीर में उत्सुकता लेता है, वह भाव शरीर, जिसे हम ईथरिक बॉडी कह सकते हैं। ये शरीर जुड़ा ही होता है स्वाधिष्ठान चक्र से। 7 से 14 वर्ष तक बच्चे में भावना का विकास होता है, आकाश शरीर और ईथरिक बॉडी का विकास होता है। अगर ये शरीर विकसित नहीं हो तो बच्चे रुग्ण हो जाएगा, क्रिपल्ड हो जाएगा, उसमें बहुत सारे ग्रंथियां आ जाएगा। तो इस समय हमें ये ख्याल होना चाहिए कि बच्चे के बीच जो है शुभ भावना का ठीक से विकास हो जाए, और भावना के ठीक से विकास के लिए एक आकाश चाहिए। जो बच्चा जितना संकीर्ण होगा, जितना क्रिपल्ड होगा, जितना उसमें ग्रंथियां होगा, वह अधिक आदमियों से संबंध नहीं बना सकता। लेकिन जो बच्चा जितना विकसित होगा, क्रिपल्ड नहीं होगा, कंजूस नहीं होगा, वह अधिक से अधिक आदमियों के साथ संबंध बना सकता है, रह सकता है। ये भी एक क्वालिटी है, एक गुण है कि हम अनेकों आदमी से संबंध स्थापित कर सकते हैं। हमारे भीतर इतना विराट आकाश है कि हम सबके साथ अपने आप को समायोजन कर सकते हैं। जो सभी के साथ अपने आप को समायोजन नहीं कर लेता है, एडजस्ट नहीं कर लेता है, वो क्रिपल्ड हो जाता है, उसमें कुछ कमी आ जाता है। ये भावना का ही है। तो 7 से 14 साल तक की जो अवस्था है वो भावना की मैच्योरिटी की अवस्था है। इस समय बच्चे को जो काम भाव भीतर जागता है वो भावना का ही प्रखर रूप, और प्रकृति इसमें भरपूर योग देता है। तो 7 से 14 साल तक अवस्था बच्चे भावनाओं के बीच, ईथरिक कंपन के बीच डोलता है। और एक स्पेस भी होना चाहिए। ये केंद्र उपकेंद्र है। बाहर से हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं, माँ बाप बच्चे के साथ कैसे प्रेमपूर्ण व्यवहार कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके साथ आसपास पड़ोसी कैसे व्यवहार कर रहा है, बच्चा उतना रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, बच्चा उतना रिस्पॉन्स देता है, वो एक प्रतिध्वनि होता है। तो माँ बाप आसपास के पड़ोसी बच्चे से प्रेमपूर्ण भाव कर रहा है, उसके साथ साहचर्य इस प्रकार के संबंध बना रहा है, तो बच्चा रिस्पॉन्स देता है, वह भी प्रेमपूर्ण भाव देता है। बच्चा निर्दोष होता है, सरल होता है उसका चित्त, वह पहचान जाता है जो प्रेम असली है कि नकली। वह पहचान जाता है थपथपाने के जो हाथ है वो प्रेमपूर्ण है कि घृणापूर्ण है, कि यह दिखावती है या किसी को देखकर यह थपथपा रहा है। और बच्चा जीवंत होता है, इसीलिए वह जान जाता है और रिस्पॉन्स भी लेता है, और उसका वह प्रत्युत्तर देते हैं। हम देखते हैं हम कितने क्रोधित होते हैं, दुखी होते हैं, संताप होते हैं। जब आप बच्चे के पास आते हैं तो 2 मिनट के लिए आपकी जो भीतर रुग्ण भावावेश था वो गौण हो जाता है, आप चार्ज हो जाते हैं, बच्चे खुशी और प्रसन्नता देता है। वह एक जीवंत स्पॉन्टेनियस होता है। अभी उसमें क्रूरता नहीं आया है, अभी उसमें दंड नहीं आया। तो बच्चे में एक स्पेस होना चाहिए, और जब हमारे भीतर एक स्पेस आएगा तो हमारे भीतर एक ग्राहकता आएगा, ग्रहण करने योग्य होंगे, और हम किसी को अपने भीतर के आकाश में समा सकें। अगर बच्चा समूह के बीच, लोगों के बीच कम्युनिकेशन करने में, रहने में असक्षम हो, तो कहीं ना कहीं उसके भीतर जो है आकाश शरीर डेवलप नहीं हुआ है, वह रुग्ण है, वह भीड़ों से घबरा जाता है, वो कम्युनिकेशन करने में जो है हिचकिचाहट उत्पन्न करता है। तो ये बच्चा भीड़ों को देखकर, लोगों को देखकर इसके बीच एक हिचकिचाहट आता है और बोलने में असमर्थ हो जाता है, कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। ये इसका सूचना दे रहा है कि इसका दूसरा बॉडी जो है वो गौण हो गया है, वो अपना पूरा विकसित नहीं हुआ। ये विकसित होगा, इसके लिए माँ बाप को अधिक से अधिक प्रेमपूर्ण होना चाहिए, लयबद्ध होना चाहिए, और बच्चे उसका रिस्पॉन्स देते हैं। जितने आदमी से वो कम्युनिकेशन कर सके, जितने आदमी से मिल सके, उसको एक ओपनिंग चाहिए और खेलने के है,
बच्चे इस समय भाव होते हैं और भाव शरीर प्राण शरीर के एकदम नज़दीक है। तो जब वो किसी चीज़ में भावना देते हैं, गुड्डे में गुड़िया में, तो उसके लिए गुड्डे गुड़िया नहीं है, जीवंत है। हमारे लिए तो वो गुड्डे गुड़िया ही मालूम होता है, लेकिन उसके लिए वो जीवंत है। जब गुड्डे का हाथ टूट जाता है या गुड़िया टूट जाता है, बच्चा आंसू बहा कर रोता भी है। उसके भीतर एक गहरा मनोभाव दुख का व्यक्त होता है, तो बच्चे के लिए वो जीवंत होता है। बच्चे उसके बीच, उस अहोभाव के बीच डोलता है। तो ये विकसित हो जाना चाहिए। प्रकृति के काम इससे निकल जाता है। इससे ज़्यादा प्रकृति को हमें उत्सुकता नहीं है। पहला शरीर और दूसरे शरीर को विकसित होने में प्रकृति पूरा योग देता है। हम ही बीच में आड़े तिरछे आ जाएंगे, वो विकसित नहीं होने देंगे, ये हमारी दुर्भाग्य। लेकिन प्रकृति सभी को समान अवसर देता है। फिर 14 से 21 वर्ष तक अवस्था जो है वह तीसरा शरीर है, वह एस्ट्रल शरीर, जिसे हम सूक्ष्म शरीर के, ये विकसित होता है। ये शरीर विकसित ही होता है पढ़ने लिखने, चिंतन, आर्गुमेंट करने से विकसित होता है। अगर पहला शरीर और दूसरा शरीर विकसित हो गया, दोनों शरीर में कहीं ग्रंथि नहीं हो, तो ऊर्जा पहला शरीर को विकास करते हुए दूसरा शरीर में गया है, दूसरा शरीर को विकास करते हुए तीसरा शरीर में अब एंट्री करेगा। लेकिन अगर आदमी पहले ही शरीर विकसित हुआ, दूसरा शरीर विकसित नहीं हुआ, तो उसका व्यक्तित्व क्या हो जाएगा? खाने पीने और जीव केंद्रित व्यक्तित्व हो जाएगा। उसके जीवन में न संगीत का आयाम होगा, न नृत्य का आयाम होगा, न काव्य का होगा, न गणित का होगा, और किसी प्रकार का विचार तर्क चिंतन का आयाम नहीं होगा। उसका सारा केंद्र जो है बॉडी का है फिजिकल होगा, शरीर केंद्रित होगा। इसके अलावा उसके व्यक्तित्व में कोई बोध ही नहीं होगा। और निश्चित ही आदमी जिस केंद्र पर होता है उसी केंद्र पर वह बाहर भी झांकता है, क्योंकि हमारे अंदर जितनी गहराई होता है, जब हम दूसरे पर दृष्टि देते हैं उतनी ही गहराई तक उसको झांक सकते हैं। अगर हमारा व्यक्तित्व शैडो होता है तो हम आदमी को परित के हिस्से को ही जान सकते हैं। तो चूंकि उसका व्यक्तित्व शरीर केंद्रित है और जीवन में कोई आयाम नहीं है, तो वह दूसरे को शरीर के अलावा कोई चीज़ और समझ भी नहीं सकता है। इसमें प्रेम होगा ही नहीं। ये हर एक चीज़ को साधन बनाएगा, उपयोग करेगा, किसी के लिए साध्य नहीं होगा। इसके जीवन में कोई दान ही नहीं है। ये लेने के लिए हमेशा आतुर होगा, वासना आतुर होगा, क्योंकि शरीर केंद्रित जितना बच्चा होगा वह ज़्यादा वासना आतुर होगा, क्योंकि उसके जीवन में जो भी आनंद और खुशी आएगा वह शरीर से होते हुए आएगा। शरीर के अलावा उसके पास कोई माध्यम नहीं है। लेकिन जो बच्चा भाव केंद्रित होगा, दूसरा भी केंद्र उसमें विकास हो गया, वह जीवन के भावनाओं के बीच, जीवन के अन्य आयामों के बीच भी डोलता हुआ होगा। उसमें एक ग्रहणशीलता आ जाएगा, उसमें एक ग्राहकता आ जाएगा, वह एक गर्भगृह बन जाएगा। और जितना उसका ऊर्जा चुंबकीय होगा, और ये ऊर्जा चुंबकीय होता है प्रेमपूर्ण होने से, जितना वो मैत्री और प्रेमपूर्ण होगा उतना उसका ऊर्जा चुंबकीय होता चला जाएगा, उतना वो ग्रहणशील हो जाएगा, उतना वो गर्भगृह होगा, और वो अपने के भीतर सभी को समाते चला जाएगा। तब उसका ऊर्जा है तीसरे शरीर में, एस्ट्रल शरीर में प्रवेश करेगा। ये शरीर विकसित ही होता है तर्क चिंतन, आर्गुमेंट, विचार विमर्श, पढ़ने लिखने से। अगर ये शरीर विकसित नहीं हुआ तो वो मनुष्य होने का योग्य नहीं है, कि मनुष्य शब्द आता ही है मन से, और मन ही विकसित नहीं हुआ है तो उसमें फिर जीवन का और अन्य आयाम आएगा ही नहीं। क्योंकि एक संगीतज्ञ संगीत में जो रस ले सकता है, एक चित्रकार चित्र में जो रस ले सकता है, एक गणितज्ञ गणित में जो रस ले सकता है, जब इनके भीतर इन सुषुप्त केंद्रों को जागरण होता है तब भी ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता है। जो फिजिकल बॉडी के ओरिएंटेड होगा उसमें ये अन्य आयाम नहीं खिलेगा। आएगा और आयाम, लेकिन शरीर केंद्रित, शरीर संबंधी जो आयाम होगा वही आएगा। दूसरे में भाव केंद्र सक्रिय हो गया है तो भाव केंद्रित जो व्यवस्थाएं होंगी उसके बीच वो डोलेगा, कभी दुख के भाव में, कभी सुख के भाव में, उसमें इमोशन ज़्यादा होगा, वो इसी के बीच डोलता हुआ रहेगा। उसमें तीसरा केंद्र विकसित नहीं होगा। लेकिन अगर तीसरा केंद्र विकसित हो जाए तो अब मनुष्य मनुष्य बना, अब उसमें देखने समझने की एक गुणवत्ता जागी। अब वो किसी चीज़ को अंधाकरण और अंधविश्वास के रूप में स्वीकार नहीं करता है, उसके बीच जांचता है, तर्क करता है, आर्गुमेंट करता है, विचारता है, इस कोने से देखता है, उस कोने से देखता है। अब ये बच्चे जो है समझने के लिए कुशाग्र हुआ है, इसमें वह बुद्धिमत्ता जगा है। तो हम देखते हैं कि जो बच्चा पढ़ने लिखने में रुचि नहीं लेता है
या माँ बाप उसके लिए अच्छे स्कूल, अच्छे शिक्षक की व्यवस्था कर देता है, फिर भी हम बच्चे को देखते हैं कि पढ़ाई लिखाई में रुचि ले ही नहीं रहा है। क्या कारण? उसमें पहला कारण है जो उसमें ग्राहकता नहीं है, ग्रहणशीलता नहीं है। और जब तक हमारे भीतर ग्रहणशीलता नहीं होगा, ग्राहकता नहीं होगा, तब तक जो दिया जा रहा है वो हमारे ऊपर से बह जाएगा। हम लेने के लिए भी तो तैयार हो, हम उस एट प्रेजेंट में होंगे, शिक्षक क्या कह रहा है तभी तो सुनाई पड़ेगा, नहीं तो वो बात तो हवा हवा ही हो जाएगा। तो बच्चा जो पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं ले रहा है, मंदबुद्ध होगा, तो वो जीव केंद्रित होगा, खाने पीने के अलावा उसके जीवन में कोई रस नहीं होगा, उसका ऊर्जा मस्तिष्क में नहीं गया है। और जो बच्चा पढ़ने में उत्सुकता ले रहा है, उसका मनोमय कोश विकसित हो रहा है, वह तर्क आर्गुमेंट चिंतन में रुचि ले रहा है, उसका ऊर्जा मस्तिष्क में गया है। तो जब तक मस्तिष्क में ऊर्जा जाएगा नहीं, तब तक जो है हमारा तीसरा शरीर विकसित नहीं होगा। प्रकृति को जरूरी नहीं है, प्रकृति को दो शरीर से काम चल जाता है। प्रकृति को उत्सुकता है हम जिंदा रहें और हमारे द्वारा उसका प्रजनन क्रिया जारी रहे, ताकि नेक्स्ट जो आगे बच्चे हैं हमारे द्वारा वह जिंदा रहे। प्रकृति को हमें उतना उत्सुकता नहीं है, लेकिन अगर इस ऊर्जा को अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारे श्रम और मेहनत से हम अपने तीसरे शरीर को सक्रिय कर सकते हैं। समाज, माँ बाप इसका थोड़ा बहुत फिक्र करता है, उतना ही फिक्र करता है जितना से काम चल जाए। अगर बच्चा फिजिकल केंद्रित हो, भौतिक शरीर में हो, उसके जीवन में ज़्यादा उथल पुथल नहीं होगा, आलसी होगा, तमस होगा। वह थोड़ा मोड़ा उसके शरीर में गति भी होगा तो भूख के कारण, जीवन की सुविधाओं के कारण उससे ज़्यादा उसके शरीर में डायनामिक और गतिशीलता नहीं पाया जाएगा। वो जीवन को बुनियादी जो फंडामेंटल ज़रूरी है उसको पूरा करने के लिए वो अपने शरीर में गतिशीलता लाता है, क्योंकि उसके बिना वो भूखा रह जाएगा, आवास नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा, व्यवस्था नहीं मिलेगा, जीवन में सक्रियता नहीं हो जाएगा। जितना कम से कम सक्रियता से उसका जीवन चल सके उतना ही सक्रियता लेंगे। ये बच्चा तमस केंद्रित होगा। जो बच्चा भाव केंद्रित होगा, इसमें एक मोशन होगा, एक गति होगा, ये जीवंत होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन ये भी एक ग्रंथि है। इसमें आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा होगा, तदात्म ज़्यादा होगा। ये बच्चे क्षण में दुखी होगा तो क्षण में सुखी होगा। ये उपकेंद्र में जीता है, इसके भीतर अभी अपना केंद्र नहीं हुआ है। लेकिन जब ये ऊर्जा तीसरे शरीर में जाता है, अब हम सोचते हैं, अब हम तर्क लेते हैं, अब हम विचार करते हैं। ये आदमी शरीर केंद्रित नहीं होगा और न भाव केंद्रित होगा, बुद्धि केंद्रित होगा। निश्चित ही जो काम बुद्धि से है उसे वह बुद्धि के द्वारा संपादन करेगा, जो काम भावना के द्वारा संपादन करने योग्य है उसे वह भावना के द्वारा करेगा, जिसके लिए शरीर है उसके लिए शरीर के द्वारा वो काम को संपादन करेगा। यह सम्यक बुद्धि होगा। अतिशय जो बुद्धि प्रदान होगा वह हर चीज़ को बुद्धि के ही द्वारा सोचेगा। नहीं, आँख देखने के लिए है, कान सुनने के लिए। आँख का काम कान नहीं कर सकता है और कान का जो काम है वह आँख नहीं कर सकता। हर केंद्र जो है स्पेशलाइज, लेकिन तीसरा केंद्र विकसित होने से मनुष्य तो मनुष्य बनता है, लेकिन मनुष्य अभी उसके भीतर जो सार संभावना है वो नहीं खुला है। ये जो चौथा केंद्र है मनुष्य के भीतर, वह चौथा शरीर से जो है संबंधित है। चौथा शरीर जो हमारा है वो मेंटल बॉडी है, मनोमय कोश या मनोमय शरीर के है। ये विकसित ही होता है ध्यान से, साधना से, योग से। इसी के द्वारा ये विकसित ही होता है। और जब तक मनुष्य में ये शरीर विकसित नहीं हुआ है, तब तक वास्तव के अर्थ में वह मनुष्य नहीं हुआ है। हम तीन शरीर को विकास के लिए तो थोड़ा मोड़ा ख्याल करते ही हैं, लेकिन चौथे शरीर को विकास हमारे लिए नगण्य है। और चौथे शरीर विकास पाकर ही मनुष्य में वो बुद्धिमत्ता आता है, वह IQ आता है, वह प्रेजेंटेशन आता है। जब ये तीनों शरीर अपने नियत टाइम पर विकसित हो गया है और एक संरेख में आता है, तब हम चौथे शरीर में छलांग ले लेते हैं। ये बीज रूप होता है, इसकी संभावना है विकसित होने के लिए, लेकिन प्रकृति को उत्सुकता नहीं है। हम अगर उत्सुकता लेते हैं तो संभव है, तब ये विकसित होता है, हमारे श्रम से विकसित होगा। निश्चित ही मुफ्त में दिया गया सिंहासन भी कूड़े कचरे के समान है, और स्वयं के द्वारा जो कुछ पाया जाता है उसका मूल्य सिंहासन से भी अधिक हो सकता है। तो ये जो चौथा शरीर विकसित होगा वो ध्यान से विकसित होगा।
अब उसमें बुद्धिमत्ता जिसे IQ कहे वह पैदा होता है। समानता देखते हैं कि हमारा शारीरिक आयु जो है बैल के समान बढ़ता चला गया है, लेकिन हमारा IQ लेवल, बुद्धि अंक जो है वह 12 और 13 पर रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? जब हम सेक्सुअल मैच्योर हो जाते हैं और हमारा ऊर्जा जो है हॉरिजॉन्टल एक्स में गति करने लगता है, ऊर्जा अधोगामी हो जाता है, ऊर्ध्वरेतस सब नहीं होते हैं, हमारा IQ लेवल वहीं का वहीं रुक जाता है। लेकिन जब हमारा ऊर्जा वर्टिकल एक्स में गति करता है, हॉरिजॉन्टल एक्स को गमन छोड़ देता है, हमारा IQ लेवल बढ़ता चला जाता है। और निश्चित ही आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिस आदमी का उम्र 30 वर्ष हो, IQ लेवल भी उसका 30 वर्ष हो, वो आदमी कैसा हो सकता है। तो हमारा जीवन के प्रति जो भाव है, हर एक सोचना विचारना किसी भी तल का हो, वह सापेक्ष है। चौथे शरीर पर आकर जो है जो हम निरपेक्ष भाव से किसी चीज़ को देखते हैं। जब हम कहते हैं कि 2 रेखा है, ये रेखा बड़ा है, ये रेखा छोटा है, तो हम क्या कह रहे हैं? हम सापेक्ष में कह रहे हैं। छोटा रेखा के सामने बड़ी रेखा बड़ा है और बड़ी रेखा के सामने छोटा रेखा छोटा है। न बड़ी रेखा बड़ा है अपने आप में, न छोटी रेखा छोटा है। जब दोनों को बीच हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तब एक छोटा हो जाता है, एक बड़ा हो जाता है। लेकिन बिना कंपैरिजन को तब आप देखते हैं, और हर एक आदमी अतुलनीय है, अमूल्य है। और जब हम बिना कंपैरिजन को देखते हैं, अभी हमारा जो दृष्टिकोण है वह कंपैरिजन में है, तुलनात्मक है। हर एक चीज़ को हम तुलना करते हैं, और तुलना में किसी को तौला नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, झांका नहीं सकता है। हमारे पास देखने की दृष्टि ही नहीं है। हमारे पास देखने की दृष्टि तभी पैदा होता है जब किसी व्यक्ति को हम तौलते नहीं हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है अतुल्य है, अतुलनीय है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान नहीं है। यही तो हर एक व्यक्ति जो है अतुलनीय है, यही हमारे समस्वरता है। तो हम हर एक चीज़ को तुलना में अपने आप को तौलते रहते हैं। नहीं, जब आप किसी चीज़ को मूल्यांकन करते हैं या तौलते हैं, तब उस आदमी को खो जाते हैं। हम परिध केंद्रित आदमी जितना होगा वह हर एक चीज़ को तौलेगा, उसके लिए हर एक आदमी जो है द्वंद्वात्मक हो जाएगा। लेकिन जब हम आदमियों को तौलने के भाव से नहीं देखते हैं, आदमी अतुलनीय हो जाता है और हम द्वंद्व के बाहर भी होने लगते हैं। मेरे एक मित्र था, वो अपने बच्चे को एक स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता था। वो कन्वेंट स्कूल था। कहा कि आप अगर साथ चलते तो अच्छा होता। कहा कि ठीक है चलो। मैं स्कूल में गया, प्रिंसिपल ने मुझे बहुत सारे रूल नियम दिखाया। तो मेरे स्कूल के ये रूल है, ये नियम है, इतने समय पर होना चाहिए, ये प्रेजेंटेशन चाहिए, गार्जियन को इतना प्रेजेंटेशन चाहिए, बच्चे को हम टेस्ट लेंगे, ये ड्रेस होना चाहिए, ये स्कूल होना चाहिए, जो उसको पड़ती है पढ़ाने के लिए। क्योंकि स्कूल का फोकस पढ़ाने पर कम और अपना बिजनेस पर ज़्यादा होता है। हम कहें कि बाबू बिल्कुल बिल्कुल स्वीकार है, हम बच्चे को टेस्ट देंगे, हम आपके मापदंड पर उतरेंगे। लेकिन मेरा भी कुछ आपसे कहना है। क्या? हम बच्चे को टेस्ट देंगे, उससे पहले हम शिक्षक को टेस्ट लेंगे। हम क्लास में बैठेंगे और स्कूल में जो है 40 या 60 या 50 बच्चा बैठा हुआ है, मास्टर आकर क्लास किया और बच्चे को पढ़ा रहा है, उसमें कितने बच्चे समझा वो उस बात को? 50 में से 5 बच्चा भी जो मास्टर बोल रहा है वह समझा कि नहीं समझा, कि आउट ऑफ हो गया है, कि मास्टर दीवार से बात करके चला गया है? थोड़ा शक पकाया हुआ, क्योंकि उसे भी अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि बच्चे को जो मास्टर टीचिंग कर रहा है ज़रूरी नहीं है जो बच्चे समझ रहा है। मास्टर अपना काम करके निकल गया है, वो दीवार से बातें करके निकल गया है, क्योंकि उसमें से कितने बच्चे उसको आत्मसात किया। और शिक्षा जो है विद्यार्थी और मास्टर के बीच, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच एक संवाद है। जब तक बच्चे ही नहीं समझ रहा है तो मास्टर का बोलना न बोलना बराबर है। हम क्लास किसके लिए लगा रहे हैं? बच्चे को समझने के लिए। अब मास्टर अभी पढ़ा कर गया है 40 मिनट, अब बच्चे के समझ में कुछ आया नहीं, तो फिर इस प्रकार की शिक्षा को हम क्या कहेंगे? दूसरा बात, आप स्कूल में ऐसे प्रावधान किए हैं, बोले हैं, जो बच्चे प्रथम आते हैं, जो अपने पोजीशन अच्छा लाता है, उसे हम पुरस्कार देते हैं। ठीक, लेकिन जो बच्चे प्रथम नहीं आते हैं, जो मंदबुद्धि है, जिसकी समझ उतना नहीं है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? स्कूल में शिक्षक द्वारा जो पढ़ाया गया है बच्चे नहीं समझ रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
कहा उसके लिए मैं ट्यूशन दे देता हूँ। अगर ट्यूशन के ही द्वारा वो बच्चे नहीं समझ रहा है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा की प्रणाली है पूरा का पूरा मेमोरी सिस्टम पर है, और जो बच्चा अधिक से अधिक अपने भीतर मेमोरी रखता है उसे हम उतने ही ग्रेड में बांटते चले जाते हैं, उस बच्चे को अच्छे मानते हैं। लेकिन जिसका मेमोरी नहीं है, अगर मेमोरी ही होता तो शिक्षक क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चे समझ लिया होता। इसीलिए तो मंदबुद्धि है, क्योंकि हमारा एजुकेशन IQ लेवल पर नहीं फोकस करता है कि उस बच्चा के इंटेलिजेंट पावर कैसे विकसित हो, इस पर नहीं है। अभी हमारा एजुकेशन का सिस्टम है जो कि उसका मेमोरी पावर कितना है, इस पर भी हम नहीं फिक्र करते हैं उसका मेमोरी पावर कैसे बढ़े। हमारा आग्रह है कि अधिक से अधिक मेमोरी पावर बच्चे में होना चाहिए। इस प्रकार का हमारा एजुकेशन सिस्टम है, और ये इसलिए ज़रूरी हो गया कि हमारे पास जो भी सूचनाएं हैं वो मेमोरी के द्वारा रखा जा सकता है। पहले समय में जब यंत्र का आविष्कार नहीं हुआ था, जब मोबाइल का, लैपटॉप का, कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ, लेकिन अब भी इस मेमोरी को रखने के लिए मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इस सारे डेटा को सुरक्षित रख सकता है। अब इसके लिए हम इस मस्तिष्क को उपयोग करें, ये हमारा दुर्भाग्य है। ज़रूरी है काम चलाऊ मेमोरी को ज़रूरी है, लेकिन उसका IQ लेवल कैसे विकसित हो इसका फिक्र करें। अगर IQ लेवल को हम फिक्र करें तो मेमोरी उसके पीछे अनिवार्य रूप में चले आ जाता है। अब मेमोरी के पीछे IQ लेवल जो है अनिवार्य रूप से नहीं आ सकता है, संभव ही नहीं है। कि ये बच्चे में IQ लेवल कैसे विकसित हो, इसका मेमोरी पावर कैसे विकसित हो, इसके लिए आप क्या प्रावधान रखें। बोला कि एक ट्यूशन नहीं समझ रहा है तो दूसरा लगा देंगे, ये बात तो वैसे ही हो गया ना। एक अंधे आदमी है, दिख नहीं रहा है, उसके हाथ में डंडा दिखा दिए, डंडा के सहारे टटोल कर सड़क पर चलो। फिर पूछ रहा है कि वो नहीं दिखाई रहे हैं, तो आप कहेंगे दूसरा डंडा उसके हाथ में धरा दूंगा। अरे अंधे आदमी को आँख कैसे पैदा हो जाए ताकि वो स्पष्ट झांक सके, देख सके और डंडे को गिरा सके, इसका हम फिक्र नहीं करते हैं। मैंने पूछा कि आपके विद्यालय में ऐसा कोई प्रावधान है जिस बच्चे को मेमोरी पावर कम है उसका मेमोरी पावर कैसे विकसित किया जाए, जिसका इंटेलिजेंट IQ लेवल कम है उसका IQ लेवल को डेवलप कैसे किया जाए। प्रिंसिपल चौंक गया, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछने वाला उसका आज तक स्कूल में कोई नहीं आया होगा, क्योंकि कोई व्यवस्था ही नहीं है। नहीं, हमारे पास जो ट्रेडिशनल व्यवस्था है सभी स्कूलों में वही व्यवस्था है, इस प्रकार का हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन अब विज्ञान बहुत सारे आविष्कार खोज लिए, जैसे स्लीप एजुकेशन। रूस में हिप्नोपीडिया द्वारा बच्चे को शिक्षा दिया जाता है, जहां बच्चे को जागृत अवस्था में नहीं दिया जाता है, क्योंकि कहता है कि जागृत अवस्था में बच्चे रजिस्ट करता है, शिक्षक पढ़ाता है, बच्चे रजिस्ट करता है, और जितना रजिस्ट करता है तो हमारा जो अभी शिक्षा है वो डायलॉग है विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में, और जितना विद्यार्थी रजिस्ट करेगा उतना समझने में हुआ अपने भीतर कम जगह देगा। लेकिन बच्चे जब नींद में चला जाता है तब वो अपने भीतर एक ग्राहकता पैदा करता है, तब वह एक गर्भगृह बन जाता है। अब उसे हम शिक्षा दे सकते हैं। और हिप्नोपीडिया स्लीप एजुकेशन का मानता है कि जो काम चेतन मन से हम 3 महीने में कर सकते हैं, अचेतन के द्वारा जो है वो हम 3 सप्ताह में कर सकते हैं। और रूस में इस शिक्षा का आविष्कार हुआ है। जब बच्चे सो जाते हैं तो मास्टर आते हैं और सोए हुए अवस्था में उसे शिक्षा देते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, मनोविज्ञान पढ़ाते हैं, विज्ञान पढ़ाते हैं। और जब क्लास पूरा हो गया बच्चे को जगा दिया जाता है, क्योंकि जगाया अगर नहीं जाएगा तो बच्चे जो है जो पढ़ाया गया है वह सुसुप्ति में चला जाएगा। एक बार जगा दिया जाता है मस्तिष्क पास रिकॉर्ड आ जाता है, क्योंकि जो स्वप्न देखते हुए हम जाग जाते हैं वो स्वप्न याद रहता है। लेकिन स्वप्न तो हमेशा चलता रहता है, जागृत हो या स्वप्न शरीर में हो, स्वप्न तो चलता ही रहता है। लेकिन स्वप्न तो हमेशा चलता रहता है, या हम जागृत हो या स्वप्न में हो। लेकिन जो स्वप्न चलते समय हमारा नींद टूट जाता है वो स्वप्न याद रहता है, तो उसको जगा दिया जाता है। और स्लीप एजुकेशन में हिप्नोपीडिया द्वारा बच्चों को जो शिक्षा दिया जाता है उसके कान के पास एक विशेष वेवलेंथ की मशीन होता है, और शिक्षक जब बोलता है तो उसके भीतर ड्रीम दिया जाता है, उस मशीन के भी द्वारा संवाद पहुंचाया दिया जाता है, और बच्चे उस बात को अच्छी तरह आत्मसात करते हैं। तो हमें इस बात को फिक्र करना चाहिए कि बच्चे का IQ लेवल कैसे बढ़े, बच्चे को मेमोरी पावर कैसे बढ़े, कैसे उसके पास इस प्रकार का भोजन का प्रिस्क्राइब करें जो उसको मेमोरी पावर को बढ़ाता है। बच्चे को चौथा शरीर को हम शिक्षण दें ताकि उसका व्यक्तित्व में एक रीढ़ पैदा हो, एक प्रखरता हो, और उसका तीनों शरीर विकसित हो जाए।
और चौथे शरीर में वो छलांग ले, तो प्रथम और 2 शरीर जब विकसित पूर्णतया हो जाएगा, माँ बाप को इनके बीच पूरा ख्याल रखना चाहिए, तो हम तीसरे शरीर को विकास के लिए व्यवस्था जुटा सकते हैं। अगर बच्चे में किसी प्रकार के ग्रंथ पैदा नहीं हुआ है, बच्चा और विकसित नहीं है, तो प्रथम शरीर और दूसरे शरीर के बाद तीसरे शरीर में उसका ऊर्जा प्रवेश करता है और वो बच्चे पढ़ाई में वैसे ही लोलुप हो जाता है जैसे कोई आदमी भोजन में, या कोई संगीतकार संगीत में, या कोई चित्रकार चित्र में। लेकिन पढ़ाई में मन लगेगा, इसके लिए ऊर्जा को भी मस्तिष्क में जाना चाहिए और इसके लिए ध्यान मस्ट जरूरी है। ध्यान के बिना कोई चीज़ संभव नहीं है। हमारा जो ऊर्जा है बॉडी ओरिएंटेड है, ध्यान इसको तोड़ता है। हमारा ऊर्जा फीलिंग ओरिएंटेड है, ध्यान इसे तोड़ता है। हमारा ऊर्जा बुद्धि ओरिएंटेड है, ध्यान इसे तोड़ता है। ध्यान मुक्त करता है, तटस्थ करता है, निरपेक्ष करता है। अभी हमारा सारा अनुभव सापेक्ष में है। तो जो बच्चा पढ़ने में उत्सुकता नहीं ले रहा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई अवसाद होगा, कोई ग्रंथि होगा, और वह ग्रंथि हमारे द्वारा पैदा होता है, समाज के द्वारा पैदा होता है, उस प्रकार के माहौल, उस प्रकार के परिवार के वातावरण के द्वारा पैदा होता है। माँ बाप भी चाहते हैं बच्चे जैसे उदल पुथल नहीं करे, इधर नहीं जाए उधर नहीं जाए, उससे बात नहीं करे, तो किसी अर्थ में वो क्रिपल्ट हो जाता है, तो किसी अर्थों में वो क्रिपल्ट होता चला जाता है, क्योंकि ये सब हमारे विकास की अवस्थाएं हैं। और प्रकृति के जब हम इस नियम को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही हर एक मनुष्य में वह संभावना है जो किसी बुद्ध में, किसी कृष्ण में है। भले हमारे भीतर वह संभावना विकसित हो या न हो, बीज ही रूप में हो, ये हमारा दुर्भाग्य। ये बीज फूल बन सकता है, इस बीज में विशाल वृक्ष पैदा हो सकता है, इस फूल में सुगंध आ सकता है, ये हमारी संभावना है। तो हमें इन चारों शरीर को अगर हम ख्याल में ले लेते हैं तो वो बच्चा ऐसा प्रतिभा का पैदा होगा जो लाखों में एक होगा, करोड़ों में एक होगा। वो जहाँ खड़ा हो जाएगा अपना आप ही उसका पहचान हो जाएगा। किसी को पहचान देने के लिए उसको जरूरी नहीं होगा, उसमें प्रतिभा होगा, प्रत्युत्तर देने की उसमें क्षमता होगा, वो सामान्य नहीं होगा। लेकिन ध्यान के बिना सब अधूरा है। तो जो बच्चा पढ़ाई में उत्सुकता ले रहा है, निश्चित इसके पीछे कहीं न कहीं वह योग और ध्यान पर काम किया है, इसीलिए तो उसका ऊर्जा मस्तिष्क को ओरिएंटेड हुआ है। वाइस अन्यथा प्रकृति में यहाँ मुफ्त कुछ मिलता ही नहीं। जो बच्चा शरीर केंद्रित है, भोजन में ही उत्सुकता लेता है, काम में ही उत्सुकता लेता है, जीवन में और आयाम इसमें विकसित नहीं हुआ, इतना तो पशु भी लेता है। दिन रात खाता है, मैथुन करता है, बच्चे पैदा करता है, प्रकृति के रूल में चलता है। फिर पशु और उसमें क्या भिन्नता हुआ, क्या अंतर हुआ? दोनों तो समान ही है। मनुष्य बनेगा मन से, और मन पैदा होगा जब मन को हम पैदा करेंगे बुद्धि से, तर्क से, IQ से, पढ़ने लिखने से, चिंतन मनन से। तो 14 से 21 वर्ष तक ये शरीर विकसित होता है और ठीक समय पर हर एक शरीर को विकसित करने के एक समय है, कुंजी है। अगर हम उससे गुजर जाएंगे तो फिर ताला मिलना भी मुश्किल होता है, फिर खोजना पड़ता है उसको विकास के लिए वो समय। तो अगर हमारा ऊर्जा में किसी प्रकार का अवरोध नहीं होगा तो ऊर्जा ऑटोमेटिक छांग लेता हुआ चला जाएगा। अगर उसमें अवरोध हुआ है तब वो आदमी पढ़ने लिखने में उतना उत्सुकता नहीं लेगा, क्योंकि ये जो ऊर्जा नीचे का फील्ड है ये अधोगमन है, इसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता। एक पत्थर को टीले पर चढ़ाओ तो कितने श्रम करना पड़ता है, कितने मेहनत करना पड़ता है, बा मुश्किल से फिसल फिसल कर हम उस टीले के चोटी पर तक ले जाते हैं। लेकिन गिराने के लिए क्या करेंगे? चोटी पर उस पत्थर को जब हम छोड़ देते हैं स्वतः अपने आप ढुलकते चले जाते हैं। तो अगर हम शरीर केंद्रित हैं या काम केंद्रित हमारा पर्सनैलिटी है, उसके ओर अधिक उन्मुख हैं, तो हमारे ज़िंदगी में और आयाम नहीं है और उसका जीवन अधिक से अधिक दुखी, संताप और पीड़ा में होता है। क्योंकि जिसके जीवन में कोई भी आयाम हो, चाहे वो चित्रकार हो या मूर्ति हो या कवि हो, किसी भी प्रकार का उसके जीवन में किसी आयाम में दिव्यता का सुगंध आया हो, वह उतना उत्सुकता इसमें नहीं लेता है। बुद्धि प्रधान बच्चा या कवि हो या चित्रकार हो, उतना वो भोजन में उत्सुकता नहीं लेगा, उतना उसका रस नहीं होगा, उतना उसका रस काम में भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि जीवन में और एक आयाम खुला है। लेकिन अगर जीवन ज़्यादा अवसाद, दुखी, संताप और पीड़ा से भरा हो तो वह आदमी काम में सर्वाधिक उत्सुक होगा। काम के अलावा उसके जीवन में कोई और
आयाम ही नहीं है जो उसके जीवन में कोई सुगंध दे सकता है, कोई आनंद दे सकता है, कोई प्रेम दे सकता है। अगर क्षण भर के लिए कोई आनंद मिलता है तो काम के ही द्वार पर मिलता है, तो वो बार बार काम के द्वार पर दस्तक होगा। तो जो बच्चा भोजन केंद्रित होगा, जिसमें पहला शरीर विकसित होगा, उसमें दूसरा गुण होगा वह काम केंद्रित होगा और उसमें कोई आयाम नहीं होगा। और बच्चा जो है ज़्यादा तमस में होगा, आलस में होगा।